Good morning, children. This is 10th chapter of your NCERT history book, Colonialism and the Countryside, and this is third video of this chapter. So in this video, we will discuss different topics in which the pacification between Pahadias and the British East India Company, then the Santals, the pioneer settlers, Francis Buchanan, and the account of Francis Buchanan, William Jose, and different more topics. But first, we will see the pacification policy between East India Company and the Pahadias. पहाड़ियाज के बारे में आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब परमानेंट सेटलमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी को सक्सेसफुल करने में फेल हो गए, जब उसको पूरी तरह से वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो उसके बाद उनके निशाने पे आए कि किस तरह से वो रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने सोचा इस मामले में कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जाना चाहिए, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड को एक्सपैंड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमारे पास एक्वायर हम कर पाएंगे। इसके लिए एग्रीकल्चरल फील्ड को आगे बढ़ाना, एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी था। और इसी क्रम में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने एग्रीकल्चरल फील्ड को एक्सपैंड करते हुए बंगाल से राजमहल हिल्स तक आ गए। राजमहल हिल्स जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के जुरिडिक्शन में था, और वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी के नेटिव्स रहते थे जिनको पहाड़िया कहा जाता था। ये ओरिजिनल नेटिव्स थे उस राजमहल हिल एरिया में रहने वाले, और इनकी पूरी जीवनचर्या, इनका पूरा लाइवलीहुड जो था वो पूरा कनेक्टेड था फॉरेस्ट से, डिपेंडेंट था फॉरेस्ट के ऊपर। ये फॉरेस्ट से बाहर जाकर के अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करना या अपनी लाइफ को डील करना ये सोच नहीं पाते थे, और जंगल ही इनका जीवन था कहना चाहिए। और जब इन्हें कहा गया कि अपने पेड़ पौधों को काट करके, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, और जब इन्हें कहा गया कि आप पेड़ पौधों को काटिए और एग्रीकल्चरल फील्ड तैयार करिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिसीज हैं उनको अडॉप्ट करिए, तो ये कतई मानने को तैयार नहीं थे पहाड़िया कम्युनिटी के लोग। उनका मानना था कि वो अपने तरीके से फ्री और इंडिपेंडेंट रहना उन्हें मंजूर था, और वो किसी के अंडर कंट्रोल होकर के रहना और एग्रीकल्चर करना उनके लिए स्वाभाविक नहीं था, और ना ही वो उसको करने के लिए तैयार थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनका पेशा था, और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ही डिपेंडेंट रहना चाहते थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, गैदर करना, और उसी से उनकी जीवनचर्या चलती थी। ये बाहरी दुनिया से इनका कोई भी कनेक्टिविटी इनकी नहीं थी। तो अंग्रेजों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें टॉर्चर करना शुरू किया, इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो और ज़्यादा टर्बुलेंट हो गए और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए। और ये जितने ये जो सेटलर्स थे, पहाड़ी एरिया के लो हिल्स में रहने वाले लोग या जमींदार जो लोग रहते थे, जो सेटल्ड जो निवासी थे वहाँ के, उनके ऊपर तो लूट मार का अटैक करते ही रहते थे। तो अब उनके जो ये लूट मार वाले जो प्रैक्टिसेस थी वो और ज़्यादा तेज हो गई, और उस एरिया में बिल्कुल ही अव्यवस्था का माहौल क्रिएट हो गया। तो पहाड़िया से जो इनका स्ट्रगल हुआ, जो फाइट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद की जो घटनाएं थी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ आपने देखा कि कॉलोनियल ऑफिसर्स ट्राइड डेस्परेटली टू कंट्रोल एंड सबड्यू द पहाड़िया। बहुत तरीके से उन्होंने कोशिश की कि किस तरह से पहाड़ियाज को सबड्यू करना है और उन्हें कंट्रोल करना है, लेकिन वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये टास्क अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था उनको कंट्रोल करना पहाड़ियाज को। 1770s में ब्रिटिश embarked on a brutal policy of extermination और hunting the पहाड़ियाज down and killing them। उनको मारना, उनको शिकार करने पे प्रतिबंध लगाना, उनको किसी भी तरीके से बंदी बना लेना, ये सारी चीज़ें उनकी प्रैक्टिस में आ चुकी थी, और जिसके कारण और भी वायलेंट हो चुके थे पहाड़ियाज। एंड 1780s
ऑगस्टस क्लीवलैंड, द कलेक्टर ऑफ भागलपुर, proposed a policy of pacification. तब जो भागलपुर के कलेक्टर थे उन्होंने एक नई पॉलिसी उन्होंने इन्वेंट की, पैसिफिकेशन की, इनसे शांति समझौता करने की, कि किसी तरह से मित्रता हो जाए इनके बीच में और शांति समझौता ये ऑर्गेनाइज हो जाए ताकि इस क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की जाए। पहाड़िया चीफ्स, अब इस पैसिफिकेशन में क्या था, पहाड़िया चीफ को ये ऑफर दिया गया कि उनको एनुअल अलाउंस मिलेगा, वार्षिक भत्ता उन्हें दी जाएगी और उनको रिस्पॉन्सिबल होना होगा अपने लोगों के प्रति, उनके कंडक्ट के प्रति और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी लूट मार के उनके प्रति, उनको कंट्रोल में रखना होगा पहाड़िया चीफ को। इसके बदले में उन्हें एनुअल अलाउंस दिया जाएगा। दूसरा, दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन देयर लोकेलिटीज, और उनको अपने एरिया में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा ताकि उनके लोग जो थे वो डिसिप्लिन रहें और कोई इस तरह की वारदात ना करे। पहाड़िया चीफ्स जो थे उन्होंने इस अलाउंस को लेना रिफ्यूज कर दिया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट किया उन्हें अपनी जाति समुदाय से, अपनी अथॉरिटी से, चीफ के पोस्ट से उन्हें हाथ धोना पड़ा और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनको अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया पहाड़ियाज के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब वो जिन्होंने अलाउंस एक्सेप्ट कर लिया था, अब वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के पे मास्टर बन गए थे, एम्प्लॉय बन गए थे और उनको माना जाने लगा कि वो सबॉर्डिनेट हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और स्टाइपेंडरी चीफ्स हैं, स्टाइपेंड दिया जा रहा है, उन्हें भत्ता दिया जा रहा है, इसलिए अब वो उनके फेवर में काम करेंगे। इसलिए पहाड़िया उनसे बहुत नफरत करने लगे और उनको अपनी जाति समुदाय से निकाल दिया। Then as the pacification campaigns continued, the Bharatias withdrew deep into the mountains. और चूंकि ये pacification campaign ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो इसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूड किया गया। और तब पहाड़ियाज ने क्या किया कि थक हार करके जब उन्हें लगा कि वो हारने लगे हैं, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया बिल्कुल डीप इन द माउंटेन, जहाँ के रास्तों के बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को पता नहीं था, और कहीं कहीं जाकर के छुप करके घने जंगलों में वो रहना शुरू कर दिया उन्होंने पहाड़ियाज ने, और कैरिंग ऑन अ वॉर विद आउटसाइडर्स। और जो आउटसाइडर्स थे जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लोग, उनसे उन्होंने एक वॉर, उनसे लड़ाई जारी रखी और वो सरेंडर करने के लिए किसी भी कीमत पे तैयार नहीं थे। बुकानन इसी टाइम का वर्णन करते हैं अपने जनरल में और अपनी बुक में, कि जब उस हिल फोक हैं वो उनसे बात करने के लिए, उनको देख करके डर जाते हैं, उनको घृणा भरी दृष्टि से देखते हैं और उनसे बात करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। तो जब बुकानन ट्रैवल किए थे इस रीजन में, तो ये वही टाइम था जब पहाड़ियाज अपने आप को आइसोलेट कर चुके थे। 1810-11 द पहाड़ियाज नेचुरली viewed him with suspicion and distrust। और जब बुकानन इस टाइम पीरियड में वहां पे गया तो उसको डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन की स्थिति में देखा गया, संदेह की स्थिति से देखा गया उसको, संदेहास्पद स्थिति से, क्योंकि गोरे उन्हें किसी भी तरीके से डाउटफुल लगते थे और वो समझते थे कि मेरी जिंदगी पे कुछ ना कुछ आपदा आने वाली है अगर ये लोग यहाँ आ गए तो। So the experience of pacification campaigns and memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area। और जो पैसिफिकेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था उस समय जो उनके साथ ब्रूटल रिप्रेशन, उनके साथ बहुत क्रूरता और शोषण के साथ उनका दमन किया गया था, उन सब की यादें अभी उनकी मेमोरी में ताजा थी और वो यही समझ रहे थे कि अगर ये लोग यहाँ आए तो फिर से उनके जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा प्रहार होने वाला है, बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है उनके साथ। तो एवरी वाइट मैन, जितने गोरे लोग थे, वो उनके लिए एक ऐसे पावर के रूप में थे जो उनकी लाइफ और उनके सर्वाइवल के ऊपर एक खतरा थे। अगर कोई गोरा उनके एरिया में आ गया तो समझते थे कि अब हमारे जीवन और हमारा जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है। ये लोग या तो हमारी जमीन जायदाद ले लेंगे, फॉरेस्ट एरिया और लैंड ले लेंगे, और या हमारी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। By this time, in fact, there were newer इंटिमेशंस ऑफ डेंजर, और दूसरे तरीके के खतरे भी अब उन्हें लगने लगे थे कि गोरे के अलावा भी और कुछ खतरा उनको आशंका होने लगी थी कि कुछ और नया कुछ बुरा होने वाला है उनके साथ। और वो था संथाल्स वर पोरिंग इनटू द एरिया, संथालों का आगमन उस एरिया में। संथाल वो भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे लेकिन पहाड़िया से बिल्कुल अलग थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि हाउ डिड द पहाड़ियाज एंड संथाल्स वर डिफरेंट, इन व्हाट वे द पहाड़ियाज एंड संथाल्स वर डिफरेंट। तो वहां पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पहाड़ियाज की प्रैक्टिसेस क्या थी और संथाल्स के प्रैक्टिसेस क्या थे। तो पूरा एक ये क्वेश्चन आंसर है जो आप अच्छे से इसके पॉइंट्स आप डिस्कवर कर सकते हो, उसे देख सकते हो। तो संथाल का काम था
कि क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को सफाई करना, कटिंग डाउन टिम्बर्स, पेड़ों को काटना, एंड प्लोइंग लैंड्स, जमीन की जुताई करना हल के द्वारा, एंड ग्रोइंग राइस एंड कॉटन, और राइस और कॉटन की खेती करना, जो कि अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद थी, राइस एंड कॉटन भी। और लोअर हिल्स में जो पहाड़ का जो निचला इलाका था वो संथाल सेटलर्स के द्वारा ले लिया गया, ऑक्युपाई कर लिया गया, और उसके बाद पहाड़िया जो थे, जो वहाँ इक्के दुक्के रहते थे, उन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिए और वो घने जंगलों में जाकर के अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अब पहाड़िया लाइफ जो थी वो बिल्कुल, यहाँ पे हम पहाड़िया की लाइफ को सिंबलाइज करेंगे हो के रूप में। आपको मैंने दिखाया दो जो इनके टूल्स थे, हो एंड प्लो। तो हो पहाड़िया को सिंबलाइज करता है एंड प्लो संथाल्स को सिंबलाइज करता है। और हो से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल था हो, जैसे कि पहाड़िया खेती करते थे, और जो सेटलर्स थे, जो संथाल्स थे, वो प्लो से खेती करते थे और जमीन को बिल्कुल ही निचले एरिया जो प्लेन लैंड था उसको वो खेती के लायक बनाते थे। तो ये हो एंड प्लो का जो बैटल था, लड़ाई थी, ये बहुत दिनों तक चलती रही। अब देखेंगे संथाल द पायनियर सेटलर्स। एक 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा सकता है कि हु वर द पायनियर सेटलर्स? द संथाल्स। 1810 में 1810 के एंड तक बुकानन, जो फ्रांसिस बुकानन जो थे, जो उस एरिया का सर्वे कर रहे थे, वो एक गंजूरिया पहाड़ है, राजमहल हिल्स का एक राजमहल हिल्स की श्रृंखला का एक एरिया है गंजूरिया पहाड़, उसके ऊपर पहुंचा, वहां के एक गांव में पहुंचा, और तब वहां पे उसने देखा कि एक पुराना गांव है, लेकिन यहाँ का जो लैंड है, जो यहाँ की जो खेती लायक जमीन है, वो बहुत ही कल्टिवेबल लैंड है, बहुत ही खेती करने के लायक, बहुत ही उपयोगी है, उपयुक्त है। तो उसने लिखा लैंडस्केप के बारे में कि उसने एक ऐसा एविडेंस यहाँ पे देखा है, हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू ह्यूमन लेबर। इसको कल्टिवेबल लैंड बनाया गया है ह्यूमन लेबर की सहायता से, मानव श्रम की सहायता से, और गंजूरिया इज जस्ट सफिशिएंटली कल्टिवेटेड टू शो व्हाट अ ग्लोरियस कंट्री दिस वाज। और गंजूरिया पहाड़ को देख करके ऐसा लगता है कि किस तरह की बहुत अच्छी रिच एंड समृद्ध कंट्री है ये, जहाँ पे किसी भी एरिया को, चाहे वो रफ एरिया है, लेकिन वहाँ की सुंदरता, वहाँ की ब्यूटी एक अलग ही है। ये लिखते हैं कि आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड रिचेज माइट बी मेड इक्वल टू ऑलमोस्ट एनी इन द यूनिवर्स। और यहाँ की जो ब्यूटी है और यहाँ की जो रिचनेस है, वो दुनिया के किसी भी भाग में तुलना करने लायक है। दुनिया का कोई भी इलाका जो सुंदर से सुंदर हो, वो भी इस एरिया के सामने, उसकी तुलना में ये एरिया भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि दुनिया का सबसे सुंदरतम एरिया। यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही कहीं कहीं रॉकी है, कहीं पे अनकॉमनली फाइन है, और पहाड़ी एरिया है तो रॉकी होना सॉइल स्वाभाविक है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रॉकी सॉइल है। और यहाँ जैसा टोबैको एंड मस्टर्ड जितना यहाँ पे उगाया जाता है, वैसी खेती बुकानन ने दुनिया के किसी भी भाग में नहीं देखी थी। जब उसने इंक्वायर किया और डिस्कवर किया कि जो कल्टीवेशन लायक जो लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है, वो संथाल्स के द्वारा एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे संथालों के द्वारा उसको खेती लायक बनाया गया है। और इस एरिया में वो आए थे 1800 में, एंड डिस्प्लेस्ड द हिल फोक हु लिव्ड ऑन दोज लोअर स्लोप्स। और उस एरिया में जो हिल फोक थे, जो पहाड़ियाज थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया और उन्हें पीछे हटा दिया गया। फिर उन्होंने इस एरिया को, फॉरेस्ट जो लैंड था, उसको क्लियर किया और उसको अपने सेटलिंग के लिए या वहाँ सेटल होने के लिए उस लैंड को उन्होंने खेती लायक बना दिया और वहीं पे सेटल हो गए। तो हाउ डिड द संथाल रीच द राजमहल हिल्स? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संथाल जो थे वो राजमहल हिल्स कैसे पहुंचे, और यहाँ आने का उनका क्या एम था। संथाल्स had begun to come into Bengal around the 1780s। संथाल्स जो थे वो ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया का जो है, कहीं कहीं कहा जाता है कि संथाल्स म्यांमार के रहने वाले थे और इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री को पार करके ये इंडिया तक पहुंचे और आसाम एंड पूर्वांचल जो भाग है इंडिया के, उस भाग में सेटल हो गए थे। जो बंगाल के जमींदार थे, उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अच्छे सेटलर्स हैं, बहुत ही अच्छी जमीन की खुदाई करते हैं, तो उन्होंने उनको हायर करना शुरू किया। जमींदारों ने अपने जो अनकल्टिवेबल लैंड थे उसको कल्टिवेबल बनाने के लिए हायर करना शुरू किया। और फिर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके स्किल और इनके मेहनत को, इनके लेबर को देखा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हायर किया और यहाँ ला करके जंगल महल में उनको बसा दिया। तो जमींदार हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपैंड कल्टिवेशन, एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइटेड देम टू सेटल इन द जंगल महल।
तो पहले जमींदार और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें हायर करना शुरू कर दिया। Having failed to subdue the Pahadias and transform them into settled agriculturists, the British turned to the Santhal. जब पहाड़िया से उनकी लड़ाई में हार गए और पहाड़िया किसी भी तरह सबड्यू होने को तैयार नहीं थे, तब इन्होंने संथाल को हायर करना शुरू किया। पहाड़िया ने फॉरेस्ट कट करने से रिफ्यूज कर दिया था। पहाड़िया जंगलों को काटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और प्लो से खेती करने के लिए वो तैयार नहीं थे। उनका टूल था हो से खेती करना, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, और ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे और ये चाहते थे कि हल से खेती की जुताई की जाए और फिर खेती की जाए, जिसके लिए पहाड़िया कभी भी तैयार नहीं थे। और वो इसीलिए लास्ट तक वो टर्बुलेंट होते रहे, विद्रोही हिंसक होते रहे। संथाल्स जो थे, इनके कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो अपीयर टू बी आइडियल सेटलर्स। उनको माना जा सकता है कि वो आइडियल सेटलर्स थे, स्थायी कृषि करने वाले एक आदर्श कम्युनिटी के लोग थे ये। और जंगलों को साफ करना ये आसानी से इजीली अडॉप्ट कर लेते थे, जंगल साफ करते थे और लैंड को प्लो से बहुत अच्छा, सुंदर और स्ट्रेंथफुल बना देते थे, विगर बना देते थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सकती है। द संथाल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ राजमहल। संथाल्स को ये लैंड उनको दे दिया गया और उन्हें मोटिवेट किया गया, परसुएड किया गया कि आप इस एरिया में, इस फुटहिल्स, राजमहल हिल्स के फुटहिल्स में आप सेटल हो जाओ। तो 1832 तक एक बहुत बड़ा एरिया जो था उसे डिमार्केट किया गया दामिन इको। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दामिन इको। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट वाज दामिन इको। तो दामिन इको वाज द एरिया, वाज द लैंड विच वाज गिवन टू द संथाल्स। ये संथालों को दिया गया लैंड था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमार्केट कर दिया था उनके लिए, संथालों के लिए। सो दे वर टू लिव विद इन इट, प्रैक्टिस प्लो एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल्ड पीजेंट्स। यहाँ पे वो उस एरिया में रहने लगे। यहाँ पे उन्होंने प्लो से खेती करना शुरू किया और उसके बाद उस एरिया में एक सेटल्ड पीजेंट्स के रूप में स्थायी रूप से वो रह गए। Land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared. अभी जो समझौता हुआ संथालों के साथ, उसमें उनसे ये अग्रीमेंट लिया गया कि 10 साल में इस एरिया का 1/10 पोर्शन जो है वो कल्टिवेबल लायक हो जाने चाहिए, कल्टिवेबल लैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। जो पहाड़ी एरिया है उसका 1/10 पोर्शन 10 साल में कितना हो जाना चाहिए, 1/10 पोर्शन खेती के लायक इनको टर्न करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये समझौता हुआ था संथाल्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। द टेरिटरी वॉज सर्वेड एंड मैप्ड। इस एरिया को सर्वे किया गया, मैपिंग की गई उसकी, एनक्लोज विद बाउंड्री पिलर्स, और उसके बाद सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ द प्लेन्स एंड द पहाड़िया। वहां पे उसको डिमार्केट किया गया दामिनी कोह के एरिया को, फिर उसमें पिलर्स लगा करके उसे बाइफर्केट किया गया, जिसके बाहर के भाग में, आउटसाइड में पहाड़ियाज थे और उसके विद इन एरिया में ये संथाल्स थे। तो जो एरिया डिमार्केटेड था वो दामिनी कोह का एरिया माना जाता था और वहां पे संथाल जो थे वो सेटल हो गए थे और वहां पे अपनी खेती करने लगे। कॉटन, राइस और जो भी इनके कमर्शियल क्रॉप्स थे उसको उगाना शुरू किया उन्होंने। After the demarcation of Damini Koh, Santhal settlements expanded rapidly. और जब दामिनी को इनका सेटल्ड हो गया, ये डिक्लेयर हो गया कि ये संथालों का प्लेस है और संथालों का एरिया है, उसके बाद उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि 40 संथाल विलेज थे 1838 में और 1851 में 1473 गांव हो गए वहां पे संथालों के, और 3000 आबादी थी वहां संथालों की, जो बाद में चल करके 82,000 तक पहुंच गई इस 10-12 सालों में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से विकास हुआ, कितनी तेजी से वृद्धि हुई इनके पॉपुलेशन में भी और उस एरिया में भी। एंड एज कल्टिवेशन expanded and increased volume of revenue flowed into the company's coffers। और चूंकि जैसे जैसे इनका कल्टिवेबल लैंड डेवलप होता जा रहा था, एक्सपैंड होता जा रहा था, उतने ज्यादा रेवेन्यू कंपनी ऑफिशियल्स के ट्रेजरी में आना शुरू हो गए थे। एक फ्लो बन गया था और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उनके कॉफर में आने लगा था, वो एक्वायर कर पा रहे थे। सो दे रिप्रेजेंट द संथाल पास्ट एज वन ऑफ कंटिन्यूअस मोबिलिटी। यहाँ पे ये माना है कि जो संथाल्स थे उनके माइथ्स एंड सॉन्ग, उनका जो ट्रेडिशनल जो फोकलोर है उसे उसमें वो बताते हैं या ऐसा सुनने में आता है कि उनका मानना था कि बहुत दिनों से एक लंबी यात्रा कर रहे थे वो, कि कहीं उन्हें जगह मिले जहां वो सेटल होकर के अपने आप को सेटल कर सकें। और जब ये दामिन को इको वाला एरिया उनके लिए डिमार्केट किया गया, उनके लिए फिक्स किया गया, तब
उनके सॉन्ग से या उनकी कहानियों से, उनके मिथक से ये पता चलता है कि तब उन्होंने ये माना कि उनकी ये पेनफुल यात्रा जो थी, मोबिलिटी जो थी, वो खत्म हो गई है। अब दामिनी कोह के मिलने के बाद अब वो एक स्थायी जीवन यहाँ पे बिता पा रहे हैं। तो ये कहानी उनके मिथ्स में, उनके सॉन्ग्स में, उनकी स्टोरीज में सुनने को, पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है। When the Santals settled on the peripheries of the Rajmahal Hills, the Pahadiyas resisted but were withdraw deeper into the hills. उन्होंने रेसिस्ट तो किया पहाड़ियाज ने, लेकिन फिर भी जब वो हार गए और ये इनसे मुकाबला करने में असफल रहे, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया डीप into the forest. Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to the dry interior and to the more barren and rocky upper hills. जब उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि उस पिलर्ड वाले एरिया में, उस दामिनी कोह वाले एरिया में उनकी एंट्री नहीं होगी, तब वो अपने आप को उस हिल्स एंड वैलीज को छोड़ करके उन्होंने अपने ड्राई इंटीरियर, जो बीच पहाड़ का बिल्कुल बीच वाला इलाका था जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, और चूंकि वो ड्राई एरिया था, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और सेटल कर लिया पहाड़िया ने। लेकिन वो तब भी सिवियरली अफेक्टेड देयर लाइफ्स, और ये जो उनका मूवमेंट था, ये जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन था उनकी लाइफ का, और उनको जो जगह छोड़नी पड़ी जो कि फर्टाइल लैंड हुआ करता था, और एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अडॉप्ट कर लेते थे, और इस तरह से उनकी जो उपज होती थी वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन अब उनको बैरन एरिया मिला, बिल्कुल ही ड्राई एरिया मिला, बीच डीप इनटू द फॉरेस्ट, और इस कारण से अब उनकी लाइफ भी ज़्यादा अफेक्टेड हो रही थी पहाड़ियाज की, और गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर कर रही थी, उनके खाने लायक अनाज भी उनको उपज नहीं हो पा रहा था। So shifting agriculture depended on the ability to move to newer and newer land and utilization of the natural fertility of the soil. When the most fertile soils became inaccessible to them, being part of the Damin, the Pahadiyas could not effectively sustain their mode of cultivation. तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह जब उनको फर्टाइल लैंड नहीं मिलने लगा, तो उनके लिए अपने जीवन को गुजारा करना और जीवन गुजारे के लिए अनाज उपजाना वो बहुत ही उनके लिए मुश्किल होने लगा। Forests of the region were cleared for cultivation. The hunters amongst them also faced problems. अब हंटिंग जो उनका एक पेशा था पहाड़ियाज का, चूंकि बहुत सारा फॉरेस्टेड एरिया क्लियर कर दिया गया, उसे सेटल्ड एग्रीकल्चरल कल्टिवेबल लैंड बना दिया गया, तो अब उनके लिए हंटिंग वाला पेशा भी अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जंगल वाला इलाका तो वहाँ रह ही नहीं गया था। अब संथाल जो थे, इन कंट्रास्ट अगर हम कहें तो गिव अप देयर अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी। अब उनकी जो यहाँ से वहाँ घुमंतु जीवन वो जीते थे एक जगह से दूसरी जगह पहले पुराने समय में, अब उनका वो टाइम पीरियड खत्म हो गया था। अब वो एक स्थायी जीवन जी रहे थे, एक जगह सेटल हो गए थे और पूरी संपत्ति उनकी मानी जाती थी, और वो एक तरह से स्थायी जीवन हो गया था। केवल उनको खेती करना होता था और उसके ऊपर रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। सो कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर द मार्केट, और उन्हें मार्केट के लिए कमर्शियल क्रॉप्स उगाना होता था, और ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से उन्हें डील करनी होती थी, जिसके ऊपर रेवेन्यू पे करना होता था उनको, संथालों को। लेकिन फिर भी देवर सेटिस्फाइड, एंड पहाड़ियास जो थे वो बहुत ही गरीबी का जीवन जीने पे मजबूर हो गए थे। Santhals, however, soon found the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands. लेकिन धीरे धीरे संथाल्स को ये पता लगने लगा कि जो एरिया, जो कल्टिवेबल लैंड उन्हें इतनी मेहनत से तैयार किया है, वो उनके हाथ से धीरे धीरे फिसल रहा है, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टैक्सेस थे वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे, और उतनी बढ़ी हुई टैक्स ये चुका नहीं पा रहे थे। जब ये मनी लेंडर्स से अपने सब्सिडी के लिए, बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए जब ये लोन लेते थे, तो वो लोन भी इतने हाई रेंट में इनको मिलता था, हाई पैसे उसके चुकाने पड़ते थे, कि कभी कभी होता था कि जब वो पैसे नहीं चुका पाए तो इनकी बहुत मेहनत से ट्रांसफॉर्म की गई भूमि, जो दामिनी कोह का जो ये मानते थे कि ये हमारा है और गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट कर दिया है, वो जमीन मनी लेंडर्स अपने हाथ में कब्जा करने लगे, उसे एक्वायर करने लगे। तो दोनों इनके दुश्मन बन गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी, क्योंकि उनका रेवेन्यू डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, और मनी लेंडर्स और जो साहूकार और महाजन थे वो डे बाय डे इनकी ईयर बाय ईयर इनकी जमीन को हथियाने पे तुले हुए थे। तो तब इनको संथाल को पता चला कि the state was levying heavy taxes on the land that the Santhal had cleared. Money lenders को डिकूज कहा गया, और वो जो थे were charging them high rates of interest and taking over the land when debt remained unpaid, and जमींदार्स were asserting control over the दामिन area. तीनों इनके दुश्मन बन गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स,
मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स, तीनों तीन तरफ से इनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और ये कब्जा करने को इनकी जमीन तैयार बैठे हुए थे। 1850 तक संथाल्स को ये लगने लगा कि अब टाइम आ गया है जब उन्हें जमींदारों के खिलाफ, मनी लेंडर्स के खिलाफ और कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ उन्हें रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, रिबेल करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स, और एक अपना आदर्श संसार तैयार करने के लिए, बचाए रखने के लिए उन्हें इन तीनों के खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। It was after the Santhal revolt 1855 and 56. 1855 and 56 में संथालों का विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसमें आपकी बुक में कई पिक्चर दिए गए हैं किस तरह से इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस तरह से इनको बंदी बनाया जा रहा है, किस तरह से टॉर्चर हो रहा है। और कई ऐसे पिक्चर्स जो थे इलस्ट्रेटेड वीकली में छपे वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे बहुत डिबेट भी ऑर्गेनाइज किए गए, लेकिन इनकी लाइफ के ऊपर कोई भी ऐसी प्रभाव नहीं पड़ा, और ये वैसे ही बंदी बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जमींदारों के द्वारा एक्सप्लॉइट होते रहे। तो अब क्या हुआ कि जब इनका रिवॉल्ट हुआ 1855 और 56 में, तो गवर्नमेंट ने एक जिला बना दिया, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जिसे संथाल परगना नाम दिया गया। तो संथालों के नाम से दमिन इकोह वाली जितनी जमीन थी, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और वीरभूम जो कि बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट था, उन दोनों से अलग अलग जमीन निकाल करके और एक संथाल परगना करके नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, केवल इनको सेटिस्फाई करने के लिए। अदरवाइज इनके जो एक्सप्लॉटेशन थे वो ऑलरेडी अभी भी चल रहे थे, लेकिन केवल इनको सेटिस्फाई करने के लिए कि आपके लिए एक जिला बना दिया गया और यहाँ सारी जो फैसिलिटीज होंगी वो संथालों को मिलेंगी, ये केवल उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। तो एक संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 5500 स्क्वायर माइल्स एरिया जो था वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से एंड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से निकाल करके और एक संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। The colonial state hoped that by creating a new territory for the Santhals and imposing some special laws within it, the Santhals could be conciliated. उनको खुश किया जा सकेगा ये थोड़े से सुधार करके। अब बुकानन का अकाउंट क्या कहता है, स्टोरी तो यहीं खत्म हो जाती है। बुकानन ने अपने अकाउंट में क्या लिखा? बुकानन वैसे तो वहाँ का सर्वे, मैपिंग और वहाँ के बारे में जनरल और वहाँ के बारे में वो स्टोरी लिख रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय था। सर्जन था पहले वो गवर्नर जनरल का, एक डॉक्टर था, बोटनिस्ट था, जियोलॉजिस्ट था, क्या नहीं कह सकते हैं, उसके बाद वो सर्वेयर बना, लेकिन फिर भी स्टिल ही वाज द एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और his journey was not simply inspired by the love of landscape. ये माना जाता है कि उसकी जर्नी केवल, चूंकि लैंडस्केप कहा जाता था जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो पहाड़, नदी, झील, ये जो एक सुंदरता होती है उसको लैंडस्केप एंड पिक्चर्स कहते थे। इसकी जो पेंटिंग बनाते थे उसको पिक्चर्स कहा जाता था। तो केवल इस लैंडस्केप एंड पिक्चर्स के अट्रैक्शन में ही फ्रांसिस बुकानन वहां नहीं आया था। वो उसकी डिजायर ये नहीं थी कि केवल डिस्कवर किया जाए नए नए एरिया को, लेकिन एक लार्ज आर्मी उसके साथ चलती थी, अकेला नहीं चलता था। उसके साथ चलते थे ड्रॉट्समैन जो आर्किटेक्ट होते थे, सर्वेयर्स होते थे, प्लैंकपिन बेरर्स होते थे जो उसकी पालकी को उठा करके चलते थे, बहुत सारे कुलीज होते थे उनका सामान ढोने के लिए। तो एक पूरी फौज होती थी उनके साथ साथ चलने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑन द ट्रेवल्स वर बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनका जो कॉस्ट होता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बेयर कर रही थी। तो ये कैसे माना जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहे अनुसार वो नहीं करेगा, सिंस इट नीडेड द इंफॉर्मेशन दैट बुकानन वाज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए थी, इसलिए वो उनका अलाउंस पा रहा था, उनसे पैसे ले रहा था। तो नेचुरली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कहते वैसा ही वो करेगा, उनके कहे अनुसार चलेगा। सो बुकानन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इस एरिया के बारे में उसको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि उसको क्या करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, किन चीज़ों को वेरीफाई करना है, किन चीज़ों की जानकारी लेनी है। ये सारी चीज़ें वो जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला था उस तरह तरीके से वो कर रहा था। जब वो उस गांव में पहुंचा या जिस किसी भी गांव में पहुंचता था तो अपनी आर्मी ऑफ पीपल जो उसके साथ इतने सारे लोग चलते थे, सर्वेयर एंड आर्किटेक्ट एंड प्लैंकन बेरर्स एंड कुलीज, तो इनके साथ पूरी फौज के साथ जब वो पहुंचता था तो इमीडिएटली परसीव्ड एज एन एजेंट ऑफ द सरकार, ऐसा लगता था कि सरकार का कोई एजेंट आ गया है, और नेचुरली ही वाज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो as the company consolidated its power and expanded its commerce, it looked for natural resources it could control and exploit. जैसे ही सरकार जो थी वहां पे अपने पावर को उसने कंट्रोल किया, एक्सप्लॉइट, कंसोलिडेट किया, कॉन्क्रीट किया,
स्ट्रेंथन किया और उसने अपने कॉमर्स को बढ़ाना शुरू किया। वैसे ही उसको ज़रूरत हुई कि अब हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए जिसको हम कंट्रोल कर सकें और उसे एक्सप्लॉइट कर सकें। सो इट सर्वेड लैंडस्केप एंड रेवेन्यू सोर्सेज, ऑर्गेनाइज्ड वॉयजेज ऑफ डिस्कवरी। तो ये बिल्कुल प्लान्ड, इसकी जो ट्रैवलिंग थी और जो सर्वे था वो बिल्कुल प्लान था। और इसी कारण से ये डिफरेंट लैंडस्केप को देखना, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, मिनरल्स की खोज करना, उसके बारे में लिखना, ये सब कुछ प्लान था फ्रांसिस बुकानन का। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर, बोटनिस्ट, मेडिकल मैन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसीलिए इसको भेजा था फ्रांसिस बुकानन को, जो कि जियोलॉजिस्ट भी था, जियोग्राफर भी था, बोटनिस्ट भी था, मेडिकल मैन भी था। बुकानन अनडाउटेडली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर, ये माना जा सकता है कि वो एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर था, एक बहुत ही गहन दृष्टि वाला व्यक्ति था कि जैसे ही वो किसी एरिया में जाता था तो बहुत जल्दी वो ऑब्जर्व कर लेता था कि कौन सा स्टोन, कौन सा रॉक्स और कितने डिफरेंट तरह के जो लेयर्स ऑफ सॉइल हैं, क्या स्ट्रेटा है उनका, ये सब कुछ उसके ऑब्जर्वेंस में आ जाता था, ऑब्जर्व कर लेता था एक नजर में। फिर ही सर्च फॉर मिनरल्स एंड स्टोन्स, उसके बाद वो देखता था कि कौन सा स्टोन, कितना प्रीशियस स्टोन का रिच डिपॉजिट है यहाँ पे, कौन सा मिनरल है यहाँ पे। उसके बाद रिकॉर्डेड ऑल साइंस ऑफ आयरन ओर एंड मीका, आयरन ओर के कहाँ पे सोर्स मिलेंगे, मीका के कहाँ पे सोर्स मिलेंगे, ग्रेनाइट कहाँ है, साल्टपेटर कहाँ है, ये सारी चीजें उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता था। उसका पूरा रिकॉर्ड उसने इंफॉर्मेशन जुटाई। वो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता हुआ लोकल प्रैक्टिसेस को के बारे में लिखता हुआ, सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन ओर माइनिंग, जो ट्रेडिशनल तरीके से जो आयरन और कच्चा लोहा लोग गलाते थे, जो नमक बनाते थे, उन सब की पूरी इंफॉर्मेशन उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। When Buchanan wrote about a landscape, he most often described not just what he saw, what the landscape was like. उसने केवल जो देखा वही नहीं लिखा, ये लैंडस्केप जो है वो कैसा दिखता है और इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और इसको कैसे मोर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कौन से क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट किए जा सकते हैं, कौन से ट्रीज को कट किया जा सकता है, कौन से ट्रीज को उगाया जा सकता है। और उसके विजन में, उसकी नज़र में जो प्रायोरिटीज थी उसको भी वो नोट करता गया एंड लोकल इनहेबिटेंट्स के जो प्रैक्टिसेस थे उसको भी नोट करता गया। तो पूरी इंफॉर्मेशन उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जुटाई। His assessment of what was necessary was shaped by the commercial concern of the company and modern Western notion of what constituted progress. उसका जो असेसमेंट था इन सारी चीजों को लेकर के, वो कमर्शियल कंसर्न ऑफ द कंपनी, कंपनी का कमर्शियल ग्रोथ, कमर्शियल डेवलपमेंट, उसका रेवेन्यू किस तरह से आना चाहिए, उसको प्रॉफिट किस तरह से होना चाहिए, और एक मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड का नोशन ही यही था कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमिक वृद्धि कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों थीम को लेकर के उसने उस एरिया का सर्वे किया और उसकी मैपिंग तैयार की, उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। और he was inevitably critical of the lifestyle of forest dwellers. और not only Francis Buchanan, all the Britishers, they were the critics of the forest dwellers and the forested area. आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो कि फॉरेस्ट को वाइल्ड मानते थे वो, चूंकि जंगली जानवर वहां रहते हैं, तो उस एरिया में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो भी जंगली हैं, उनकी आदतें जो है वो इनडिसिप्लिन्ड हैं, उनको सेटल बनाना, उनको डिसिप्लिन बनाना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है। और इसी कारण से वो हर तरह के नॉर्म्स, हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर लादने की कोशिश करते थे। और उनके एरिया को, फॉरेस्टेड एरिया जो था, उसको एग्रीकल्चरल लैंड बनाना चाहते थे। ऑन क्लियरेंस एंड सेटल कल्टिवेशन पासिंग थ्रू वन विलेज in the lower Rajmahal Hills, Buchanan wrote, the view of the country is exceedingly fine. The cultivation, especially the narrow valleys of rice winding in all direction, cleared lands with scattered trees and the rocky hills are in perfection. वो इस एरिया की तारीफ करते हैं कि किस तरह धान के खेत चारों डायरेक्शन में लहलहा रहे हैं। जो लैंड है वो जब क्लियर कर दिया जाता है, इन जंगलों को, वाइल्ड जंगल को हटा दिया जाता है, तो कितने सुंदर दिखते हैं। और जो जगह जगह, कुछ जगह पे जो स्कैटर्ड ट्रीज हैं, उनकी ब्यूटी क्या है। तो उस एरिया को ब्यूटीफाई करते हुए वो लिखता है, एंड द रॉकी हिल्स आर इन परफेक्शन, और जो रॉकी हिल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे, बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पे सेटल्ड हैं। ऑल दैट इज वांटेड इज सम progress in the area and a vastly extended and improved cultivation of which the country is highly sustained. और उसका कहना है कि अगर इस एरिया को एक्सपैंड किया जाए, इसको डेवलप किया जाए, तो पूरी कम्युनिटी, इस कंट्री के लोग जो हैं वो बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको दे सकते हैं और एक रेवेन्यू उसको प्राप्त हो सकता है वहाँ से। अब वो कहता है कि कौन कौन से पेड़ों को हटाया जाना चाहिए, कौन कौन से पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। तो पाम ट्री एंड महुआ के ट्री बिल्कुल नहीं चाहता था, और उसके बदले में ये टसर सिल्क
जिस पेड़ पे टसर सिल्क के कीड़े पाले जाते हैं उसको उगाना, दूसरे जो टाइप के जो वुड थे, लकड़ियां थी, उनकी जगह पे लाख लाख को उगाना, ये सारी चीजों को वो सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि ये सारे पेड़ जो अनयूजफुल हैं उसको काट दिया जाना चाहिए और जो यूजफुल कमर्शियली यूजफुल ट्रीज हैं उनको उसको उगाया जाना चाहिए। एक और दूसरा पॉइंट है विलियम होजे के बारे में, जो एक पेंटर होता है। इसके बारे में भी कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए कि राजमहल हिल्स में विलियम होजे जो कि 1782 में आए थे, ही वाज अ पेंटर एंड विलियम होजे वाज अ ब्रिटिश आर्टिस्ट who accompanied Captain Cook on his second voyage to the Pacific। 1772-75 में जब कैप्टन कुक ने अपनी यात्रा की थी तो उसके कंपेनियन के रूप में थे, उसको उसका साथ दिया था एंड देन केम टू इंडिया। उसके बाद इंडिया आ गए 1781। ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ ऑगस्टस क्लीवलैंड एंड कलेक्टर ऑफ भागलपुर। ऑन द इन्विटेशन ऑफ क्लीवलैंड, होजे accompanied him to the jungle महल इन 1782। 1782 में वो जंगल महल गए जहाँ की दामिनी को और जो ये संथालों का एरिया था वहां पे गए एंड पेंटेड अ सेट ऑफ एक्वेंटेंट्स। इक्विटेंट्स होते हैं जो वाटर कलर से जो डिफरेंट पोस्टर्स तैयार किए जाते हैं, पिक्चर्स तैयार किए जाते हैं। तो उसने बहुत सारे 1782 में बहुत सारे ऐसे पेंटिंग सेट ऑफ पेंटिंग्स उसने निकाली। दूसरे ब्रिटिश पेंटर्स की तरह होजे सर्च्ड फॉर द पिक्चर्स, पिक्चर्स की खोज में, नेचुरल ब्यूटी की, नेचुरल लैंडस्केप की खोज में वो यहाँ आया था दूसरे पेंटर्स की तरह। एंड आर्टिस्ट इन सर्च ऑफ द पिक्चर्स वर इंस्पायर्ड बाय द ideals of romanticism, a tradition of thought that celebrated nature and admired its magnificence and power। जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको लेकर के जो पिक्चर्स तैयार किए जाते हैं, उसकी जो सुंदरता, उसकी जो खूबसूरती, उसको एक रोमांटिसिज्म का नाम दिया है। जो पेंटर्स की दुनिया होती है उनका जो लैंग्वेज होता है उस तरीके से, और उसी खोज में विलियम होजे यहाँ पे आए थे। सो romantics theory of romantics felt that to commune with nature, the artist had to represent nature as an ideal and uncorrupted by modern civilization। अब जो इनकी रोमांटिक्स जो लैंग्वेज होती है पेंटर्स की, उसकी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि नेचर जो है आर्टिस्ट की नजर में एक हेवन की तरह है, एक स्वर्ग की तरह है, जिसको मॉडर्न सिविलाइजेशन उसको करप्ट कर रही है। और डिस्कवर अननोन लैंडस्केप एंड अप्रिशिएट द sublime play of light and shade। It in search of this unknown that Hoje went to the Rajmahal hills। He found flat landscape monotonous and discovered beauty in roughness। जो पहले भी हमने बताया कि जो रफनेस है यहाँ में, उसमें भी एक ब्यूटी को ढूंढा उसने, सुंदरता उसने ढूंढी और कहा कि दुनिया में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अच्छी सुंदर से सुंदर जगह भी कंपेयर किया जा सकता है इंडिया के इस रफ एंड वाइल्ड एरिया को। और बहुत सारी पेंटिंग्स उसने बनाई, उसका एग्जीबिशन लंदन में उसने ऑर्गेनाइज किया। तो ही वॉज अ ग्रेट पेंटर William Hoje। The detailed descriptions has been given in your NCERT textbook। You can take a look and find more and more information। So that's all in this video। Thank you।